नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं नवनीत नवनीत एजुकेशन प्रो पर आ गया हूँ एक बार फिर से आपके सामने रेलवे ग्रुप डी के लिए शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ, अच्छे अच्छे अप्रोच के साथ और बेहतरीन तरीके के साथ, है ना। चलिए करते हैं शुरुआत आज फिर एक और नए सेशन की। पार्ट 3 रेलवे ग्रुप डी 2025 की हम बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की रिवाइज करेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, और क्वेश्चन देखेंगे बेहतरीन वाले जो एग्जाम में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा जल्दी से, क्या होगा। आज मैं बड़े आराम के साथ, प्यार के साथ समझाने वाला हूँ, धीरे धीरे बताऊंगा। चीजों को आप समझते रहना और आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पाइप पी एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है। बोलो ठीक है जी। पी एक पाइप है जो 28 मिनट में टंकी को भर सकता है, ठीक। और क्यू इसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। एक क्यू है भाई, ये इसको 35 मिनट में भर सकता है। टंकी खाली होने पर यदि पाइप पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है और 12 मिनट के बाद पाइप पी को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में पाइप क्यू को कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। देखो कैसे करोगे। पी और क्यू का टाइम दे रखा है, इन दोनों को एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले कुल क्षमता निकाल लेते। 28 और 35 का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने आते होंगे, नहीं आते तो देख लो। 28 और 35 का एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और इसे काटेंगे। आपने देखा 7 से सीधा सीधा करना, 7 चौक 28 पन्ना 35, यानी अब कोई नंबर दोनों से नहीं कटेगा, किसी एक नंबर से दोनों नंबर नहीं कटेंगे, तो इनके लो आपस में गुणा। 5 चौक 20 सत्ते 140, यानी 140 रुपये, 140 आ गया इनकी टोटल कैपेसिटी। 28 से भाग करूंगा, 5 7 चौक 28 यानी 5 आ जाएगा। 35 से भाग करूंगा 140 में, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पी अकेला 5 काम करता है और क्यू करता है 4 काम। अब इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, पी ने और क्यू ने। मुझे एक बात बताओ, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 5 और 4 9 काम एक दिन में कर देंगे। और इन्होंने 1 मिनट में, तो 12 मिनट तक एक साथ काम किया, एक साथ। तो 12 निम्मा 108 लीटर पानी इन्होंने डाल दिया। कितने में, 140 लीटर की टंकी में 108 लीटर पानी इन्होंने डाल दिया दोनों ने मिलके। अब कितनी टंकी बची, तो आप कहेंगे जी इसमें से माइनस कर लो, 40 में से 100 माइनस कर, 140 में से 100 माइनस करते 40 ही बचता। 8 और एक्स्ट्रा माइनस करते यानी 32 बच गया। ठीक है, अब इस 32 लीटर को किसको डालना है, आपने कहा है क्वेश्चन में कि पी को बंद कर दिया, पी का मतलब यानी इसको बंद कर दिया। अब कौन काम कर रहा है, क्यू कर रहा है। क्यू 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है। 32 भरने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। भाई अगर 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है तो 32 लीटर कितने मिनट में भर देगा, आप कहोगे 4 एकम 4 अट्ठे 32 यानी 8 मिनट में भर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाइप को बंद करने के बाद 8 मिनट और लगेंगे अकेले क्यू को इस टंकी को भरने में। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखो। नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय का अध्ययन करें और निम्न उल्लेखित क्रम को इसका बहुलक, माध्यिका और माध्य ज्ञात करें। यानी पहले नंबर पे हमें बहुलक लिख रखा है, इसका मतलब पहले नंबर पे जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बहुलक होना चाहिए। बहुलक आप जानते क्या होता है, बहुलक वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार इस सीरीज में आया हो। मैं एक काम करता हूँ, पहले इन्हें आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में एक साथ लिख लेता हूँ। सबसे छोटा नंबर मैंने देखा 5 है, तो पहले मैंने 5 को लिखा। 5 के बाद मैंने देखा, देखो बहुलक होता सबसे ज्यादा आया हुआ नंबर, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया, 9 आया। 1 2 3 4, 4 बार 9 आया, यानी 9 वाला आंसर होगा। यानी ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे। ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है, अभी ना आरोही क्रम में निकालो मध्य का निकालने के लिए। 5 5 के बाद हमने देखा 6 है नहीं 7 है। 7 के बाद और कहीं 7 है नहीं है, 8 है। 1 2 3 बार, तो 1 2 3 बार 8 लिखा, फिर 9 है। 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 और 4 बार 9 लिख दिया। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो हम पहले गिनेंगे टोटल कितनी टर्म है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टर्म है ये। 9 है, तो हमें पता है, आपको पता होगा माध्यिका जो होती है कुल जितनी
टर्म में जितनी संख्याएं हैं उसको आधा कर दो, यानी n/2वां पद। आरोही क्रम में लगाने के बाद n/2वां पद कब? जब ये संख्याएं विषम हो। क्या हो? विषम हो। यानी ये जो पद हैं टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है जी। तो 9 तो विषम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 है तो विषम है, तो n+1वां होता है ना। यानी कुल मिलाकर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा करेंगे 2, इसका मतलब 5वां पद जो होगा का आंसर होगा। अब ये देख लो 5वें नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर 8 आ रहा है जी, तो सेकंड में 8 इस पे आ रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमें माध्य निकालने की जरूरत नहीं है, हमें माध्य निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसे देखो, दो संख्याओं का HCF दे रखा 47, यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 66 27 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, ये हमसे पूछा है। आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM, है ना। तो यहां से पहले मैं इनका LCM निकाल लेता हूं। देखो पहली और दूसरी संख्या गुणनफल इन्होंने दे रखा 6627 बराबर HCF यानी महत्व आपवर्तक दे रखा 47, और गुणा करके मैं LCM यहां से निकाल लेता हूं। जब मैं 47 को इधर गुणा से इधर ले जाऊंगा भाग में जाएगा, यानी LCM बराबर हो रहा है 6627 बटे में 47। 47 से कितने पे घटेगा ये? देखो 47 एक विषम संख्या है। 47 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अगर 47 से मैं इसे काटूंगा, इकाई अंक से निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं, या चलो निकाल लो, 47 से कर लो भाग, 66 27 में कितनी बार जाएगा आप कहोगे? एक बार जाएगा जी। 47 आ गया, माइनस करो 9 आया, और यहाँ से आया 1 और तार लिए 2, ठीक है। 4 चौक 16, 5 चौक 20, 4 बार जाएगा, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 चौक 16 और 2 18, अभी भी कितना बच गया? 4 बच गया, आगे 7, 47 एकम 47। इसका मतलब हमें दो फैक्टर इसके मिल गए, 141 इसका LCM है। क्या है? 141 इसका LCM है। और हमने ऑप्शन को देखा तो 141 हमारे पास ऑप्शन है, इसका मतलब यही बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये होगा यही बड़ी संख्या है 141। बात समझ में आ रही? 141, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए देखो 141 बड़ी क्यों है? 141 और 47, इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे, इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो पहला नंबर और दूसरा नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? HCF की और LCM की 141 में जब मैं 47 की गुणा करूंगा तो ये नंबर मिलेगा। मेरी बात समझे ना। तो हमें पता पहली संख्या की और दूसरी संख्या गुणा करने पर आता है HCF और LCM, जो कि दे रखा पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा ये HCF दे रखा 47, तो LCM बचा ये वाला नंबर। बात समझ में आ रही? और यही दो नंबर है, तो पहला दूसरा नंबर ये है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इसे देखना जरा। ये क्वेश्चन है, पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। कोई पाइप के है, ये पानी की टंकी 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर पाइप के को अकेला खोला जाता है, ठीक। जब पानी की टंकी का हिस्सा आधा भर जाता है तो पाइप के से भर जाता है, तो उस तरह के 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं। पानी की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा। एक बात समझना मेरी बात ध्यान से, अगर के अकेला 10 घंटे में भर रहा, कितने घंटे में? 10 घंटे में के अकेला भर रहा, और इसने बोला पानी की टंकी खाली होने पर के को अकेला खोला जाता है जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा भर जाता है। जब 10 घंटे में पूरा हिस्सा भर रहा है तो आधा कितने में भरा? आप कहोगे 5 घंटे में। भाई 10 घंटे में अगर पूरी टंकी भर रही है तो आधी टंकी 5 घंटे में भरेगी, ये बात तो आप मानते हैं, ठीक है, ठीक है, सही है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 1 घंटे में 1 यूनिट पानी डालता, अकेला एक पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट पानी डालता है, तो जब 10 घंटे में 10 यूनिट पानी डाल देगा। बात समझ में आ रही है? आगे होगी। अब इन्होंने बोला 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं, यानी अब अगर एक पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट पानी डाल रहा है तो 4 पाइप 4 घंटे में 4 यूनिट पानी और डालेंगे। यहाँ बोला 4 और पाइप, 4 और पाइप का मतलब क्या है कि कुल मिला के एक तो पाइप जो पहले से चल रहा था वो 4 पाइप नए और जोड़ दिए, तो कुल मिलाकर 5 यूनिट पानी चला जाएगा। कितना?
5 यूनिट पानी चला जाएगा वो 1 घंटे में ही, क्योंकि अब की बार 5 पाइप काम कर रहे हैं, समझना। अगर एक पाइप 5 घंटे में भर रहा है तो 5 पाइप तो 1 घंटे में भर देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 पाइप मिलने के बाद 5 यूनिट पानी 1 घंटे में डाल देंगे, 6 घंटे इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, यदि 11 से 13 अंकों वाली संख्या 34, 58 कोई नंबर है 13 अंकों का, क्या दिया हुआ है, दे रखा है 3 4 5 8 7 6 2 3 4 1 x 9 और 8, ठीक है। बोला है नंबर 11 से कट जाएगा, x की वैल्यू बताओ। 11 से कटने का नियम क्या है, समझना, इसमें से इसको माइनस कर लो, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, बच गया, ठीक है। 1 में से x माइनस करो तो 1 माइनस एक्स ही लिख लो इसको, ठीक है। ऐसे ही 3 में से 4 माइनस करा, माइनस का 1 आ गया। 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया। 8 में से 7 माइनस किया तो 1 आ गया। 4 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 1 आ गया। और 3 क्या आ गया, 0, 0 में से 3 माइनस किया तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है। जो कट रहे हो ना काट लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो माइनस का 3 और माइनस का 1 मिलके प्लस के चारों खत्म कर देगा भाई, प्लस का 4 और माइनस के 4 कट गए, ऐसे प्लस का 1 और माइनस का 1 भी कट गया। अब बचा क्या हमारे पास बचा ये 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 या 11 बराबर हो, इन सबका जोड़ 0 या 11 के बराबर हो। तो मैं कह रहा हूँ 0 के बराबर रख लेते हैं, यानी मैंने क्या बोला 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रख लूँ तो माइनस एक्स बराबर आ जाएगा, देखो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 होगा, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी एक्स बराबर 2 आ गया। कितना आ गया, एक्स बराबर 2 आ गया, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो भाई। ये क्वेश्चन बताओ है, बताओ जरा, वीडियो को देखो गौर से, इसका आंसर मुझे बताओ, ध्यान से बताओ है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। देखो ये दिया हुआ है 8:9 समानुपात 24:1। सबसे पहले मैंने बताया था अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी 8/9 लिख सकते हैं, समानुपात का मतलब बराबर, और 24 बटे, भाई 24 बटे में वाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दो, मतलब ये वाई इधर आ जाएगा, ठीक है। 24 बटे में 8 आ जाएगा, और 9 ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये नीचे है ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, ठीक है। काट लो, 8 एकम 8 तिया 24, तो वाई बराबर कितना होगा, 9 तिया 27 आ गया। 27 के हमारे पास ऑप्शन है, आप कहोगे हाँ जी ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो, देखो देखो, यदि 2 अंकों वाली एक संख्या में दाही के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है। हम यही बात कर लेते हैं, इसने क्या बोला कि दाही के स्थान पर मौजूद अंक इकाई का 2 गुना, इकाई का अंक तो यह है, इकाई का अंक यह है, और दाही का अंक ये है, तो ये इकाई का अंक दुगुना होना चाहिए। मैंने देखा 2 दूनी 4 दुगुना है, 3 दूनी 6 दुगुना है, तो एक हम 2 आधा काट दो, ये नहीं होगा, 1 दूनी 2 दुगुना है, ठीक है। एक बात तो ये होगी, यदि अंकों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम होती है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये 42 है, 42 को अगर मैं बदल दूं तो ये 24 हो गया, तो क्या इससे 9 कम है, आप कहोगे ना जी घटा के देखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है इसमें, 9 तो कम नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहा है 9 कम होनी चाहिए, कितनी, 9 कम होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। इसको देखोगे 63 को जब बदलोगे तो 36 बनना, यहाँ भी अंतर बहुत ज्यादा आ रहा, यानी ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। बच्चा हमारे पास ऑप्शन है कि यही आंसर सही हो जाएगा, हो जाएगा। या फिर करके देख लो, भाई 21 दे रखा है, अगर मैं पलट दूं अंकों को तो 12 हो जाएगा, क्या अंतर निकालने पर 9 आ रहा है, आप कहोगे हाँ जी अंतर तो 9 आ रहा, अब 9 आ रहा तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4। समझ में आ गई बात, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्यों जी बताओगे। देखो
एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 और 12 है तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी आपसे पूछिए। समलंब चतुर्भुज किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है। इस तरीके का। ठीक है, ऐसे बना लो या इसे ऐसे बना लो। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि जी एक भुजा तो इसकी 20 सेंटीमीटर की, दूसरी 12 की है, और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 160 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी पूछी है, यानी ये एच पूछी, हाइट। आपको पता होगा जो समलंब चतुर्भुज होता है इसका क्षेत्रफल होता है भाई क्या, कि 1/2 और दोनों भुजाओं का योग, हाइट गुणा, यानी ये ऊंचाई गुणा दोनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी, ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर, दोनों भुजाओं का योग। तो मुझे बताओ इसका टोटल एरिया दे रखा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 2, हाइट हमसे पूछी है, दोनों को जोड़ लो भाई, 12 का और 20 को जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा, आप कहोगे हो जाएगा, काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 16 दूनी 32, 16 पर चला गया। अब एक बात देखो जरा, 16 एकम 16 और ये काट देगा 10 पर, यानी कुल मिलाकर 10 बराबर एच आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी हाइट है इस वाले समलंब चतुर्भुज की वो 10 है। कितनी है? वो 10 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ, बताओ बताओ बताओ, बताइए, बोल दो ना जरा, क्या होगा इसका आंसर? यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, भाई साहब समरूप है, समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं? जिनका रूप समान हो। क्या समान हो? जिनका रूप समान हो। जैसे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ये रहा, ठीक है, ये बना लिया मैंने, और एक त्रिभुज मैंने बना लिया ये, ठीक है, ए बी 6 दे रखा है, इसका नाम है, देखो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, समान है ना? क्या है? दोनों समान है। अब इनका नाम दे देता हूं मैं, नाम मैंने दिया ए बी सी, ऐसे नाम देता हूं मैं बोला ए बी सी, जैसे मैंने इसको नाम दिया ए बी सी, ऐसे ही इसको नाम दे दो डी ई एफ, यानी डी ई और एफ, दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो भाई डी यानी ये वाली साइड कितने दे रखे हैं? 8, तो 8 लिख लो, है ना? ये तो उल्टा बना दिया मैंने, छोटे वाले को इधर ले लो, बड़े वाले को इधर ले लो। देखो ए बी सी और भाई साहब डी ई एफ, और मुझे बताओ ए बी जो दे रखी है हमें 6 दे रखी है, इधर डी ई दे रखी है 8, लिख लो भाई ए बी डी ई, बात समझ रहे हो? ऐसे लेना नंबर को, जैसे ए बी सी है और इधर डी ई एफ है, तो ए बी के साथ की तरफ को ए बी डी ई ले लो, बी सी की तरफ को ई एफ ले लो, सी ए की तरफ को डी एफ ले लो। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? समझ? आ जाओ आगे। इन्होंने बोला कि डी 8 सेंटीमीटर है, डी ई 8 हो गया, ई एफ 10 सेंटीमीटर, ई एफ जो है 10 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं है, और एफ डी यानी ये वाली दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, इन्होंने बोला है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बताओ। अच्छा मुझे बताओ कि डी ई एफ का परिमाप निकाल लोगे? डी ई एफ का परिमाप निकाल लोगे? आप कहो निकाल लेंगे जी, 14 को जोड़ दो, 8 को जोड़ दो और 10 को जोड़ दो, तीनों भुजाओं को जोड़ी तो परिमाप होता, 8 4 12, तो यहाँ से आ गया जी, है ना, और 32 आ गया कुल मिलाकर, कितना आ गया? 32 हो गया परिमाप, कितना हो गया? 32 हो गया परिमाप। अब हमें क्या है, देखो मेरी बात समझना, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो इक्वल होता है, अनुपात सब भुजाओं को बराबर होगा। अगर मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ तो ए बी जो भुजा वो 6 सेंटीमीटर की है, यहाँ 8 दे रखी है, या 6 सेंटीमीटर की यहाँ 8 दे रखी है, तो मुझे बताओ 8 का कितने गुना है 32? तो आप कहोगे 4 गुना जी, यानी इस वाली भुजा का 4 गुना दे रखा परिमाप, तो आप इस वाली भुजा का 4 गुना ही निकाल दो परिमाप, 6 चौक 24 सेंटीमीटर इसका टोटल आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर इसका टोटल आ जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका, ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, दूसरा आप ऐसे कर लो, देखो ये 6 है, ये 8 है,
आप रेशियो देखोगे 6 और 8 का, तो आप लगाओगे 6 एकम 6, और 2 चौक 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी 3 और 4 के अनुपात में है। 3 और 4 के अनुपात में भैया इनकी आप इनकी भुजा निकालो। भुजा निकालने में बहुत दिक्कत होगी। सबसे बड़ी तरीका यही है कि जैसे ये 6 है, ये 8 है, 8 का 3 4 गुना 32 है, ऐसे 6 का 4 गुना 24 हो जाएगा। ये इनका परिमाप का रेशियो आ गया। ठीक है, आ गया। जाओ यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, समझो जरा ध्यान से समझना, प्यार के साथ समझना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। देखो 50 50 एक समान वस्तुएं 550 के कुल मूल्य पर खरीदी जाती हैं। ये कह रहा है कि 50 वस्तु 550 रुपए में खरीद ली गई। ठीक है, उनमें से 1/5 को 1/5, एक बार बताओ 10 50 का 1/5 कितना निकलेगा। आप कहोगे 5 से काट दो 10 पर, यानी 10 वस्तुओं को। ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं को 10% की हानि पर बेच दिया। एक बात बताओ, 50 अगर 550 की 10 कितने की होंगी। आप कहोगे 50 को 10 लाने के लिए 5 से भाग कर दिया मैंने। ऐसे यहाँ भी 5 से भाग कर दोगे 10 आइटम मिल जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 10, यानी 10 आइटम का मूल्य 110 रुपए का था। 110 रुपए के सामान को 10% की हानि पर बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 110 रुपए के सामान को 10% की हानि 90% में बेच दिया। तो 90% बेच दिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा लो, 11×99, यानी इसकी जेब में अभी 99 रुपए आए। इसकी जेब में कितने रुपए आए, 99 रुपए आ गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे व्यापार में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची वस्तुओं का प्रति इकाई बिक्री मूल्य बताओ कि एक आइटम कितने रुपए में बेचा जाए ताकि सबका ऑल ओवर मुझे 20% प्रॉफिट मिल जाए। अब मैं एक ही बात कह रहा हूं कि अगर 550 रुपए का मैंने सामान खरीदा टोटल, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि 20% का मुझे प्रॉफिट हो, यानी 120 में बेचूंगा। 120% इसका निकाल लिया, जीरो से जीरो उड़ा दी दोनों, और आपने कहा 12×5 = 60, 12×5 = 60 और से 66, यानी 660 रुपए में मुझे बेचना था सारा सामान। लेकिन अभी तक मैंने 99 रुपए कमा लिए, 99 रुपए का बेच दिया। कितने का, 99 का बेच दिया। तो आप 99 तो कर दो माइनस, बच्चे कितने, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और यहाँ बचे कितना बचा 6, और यहाँ कितना बचा 5, यानी 561 रुपए में भी सामान इसको बेचना। कितने में, 561 में। अब एक बात बताओ, 561 रुपए में सारा सामान बेचना, जबकि बचा हुआ सामान कितना 10 तो बेच दिया, यानी 40 आइटम अभी और पड़े इसके पास, यानी 40 आइटम को 561 में बेचना, तो एक को कितने में बेचना होगा, 120 भाग कर लो निकालने के लिए। तो 4 एकम 4, यानी 40 आ गया भाई, माइनस के 6 आ गए, यहाँ से 1 आया, उतार लिया 1, 4 चौक 16, कितने पे हुए, 4 चौक 16, 160 आ गया। 14 वाला आंसर होगा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 14 वाला आंसर होगा, ऑप्शन डी सही है। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है भाई, समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे आ जाओ चलो। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को जरा देखो, वीडियो को रोक के देखना, जरा इसके सॉल्यूशन निकाले कैसे करोगे, है ना, देखना। देखा तुझे तो हो गई दीवानी। राजेश की बेटी की आयु, राजेश की बेटी की आयु, राजेश की पत्नी की आयु का 1/3 है। भाई देखो, ये है बेटी राजेश की, और ये पत्नी यानी वाइफ राजेश की। 1/3 है, इसका मतलब ये होगा कि अगर वाइफ की आयु 3 है तो बेटी 1 की है, यही तो। भाई पत्नी का 1/3 का मतलब ये है कि पत्नी अगर 3 की है तो बेटी 1 है। ठीक है, सही है। राजेश की पत्नी की आयु, राजेश की आयु का, अब राजेश की पत्नी तो वाइफ है, और राजेश की आयु का जो अनुपात दे रखा है वो 3/4 है, यानी अगर पत्नी की 3 है तो राजेश की 4 है, पत्नी की 3 है तो राजेश की 4 है। ठीक है, आगे राजेश के पिता की आयु, अब भाई राजेश के पिता को और लिया, यानी फादर है, वो 3:5 है। भाई अगर ये कह रहा है कि राजेश के पिता की आयु का 3/5 है, यानी अगर पिताजी 5 के हैं तो राजेश 3 का है, यहाँ 4 का, तो मैंने नीचे 3 का लिख दिया। अब इनका हम पहले मिक्स रेशियो निकाल लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, यदि राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है तो राजेश की बेटी की आयु ज्ञात करो। ध्यान से समझना, यहाँ मेन पॉइंट क्या, इनका मिक्स रेशियो निकाल लो। 1 3 4 लिखा हो तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ऐसे हमने अनुपात लगाया
यहाँ आगे 3 का और 3 का 3 लिख देंगे। आपको पता कैसे करते हैं भाई, जिस नंबर के सामने जगह खाली पड़ी हो उस नंबर को लिख देते हैं सामने तक, है ना। गुणा कर लो, 3 एकम 3 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 4 पंजे 20, यानी ये इनका मिक्स रेशियो आ गया। यानी बेटी का जो अनुपात है वो 3 आ रहा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो भी आंसर होगा वो 3 से कटेगा। तो मैंने देखा 7 तो 3 से नहीं कटता, 13 3 से नहीं कटता, 11 3 से नहीं कटता, ऑप्शन यही सही है जो 3 से कट रहा। हमें इसकी तो जरूरत पड़ी ही नहीं। बात समझ में आ गई, हमें इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। ऑप्शन डी हमें निकल के आ गया, सी निकल के आ गया। ये देखो ऐसे ही, देखो ये क्वेश्चन अक्सर इस क्वेश्चन को करते वक्त आप लोग गलती कर जाते हैं। मैं बस आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बात मैं कभी कहता ही नहीं, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई 2 नंबर का स्क्वायर का लगातार दे रखा हो, 4 का स्क्वायर, और आपसे कहे कि इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, है ना। अगर आप देखोगे 3 तिया 9 से लेकर 4 चौक 16 तक कितने आ रहे हैं, आप इसमें ऐसे करोगे, माइनस करोगे, फिर 1 प्लस 1 करोगे, ऐसे करके दिमाग खराब करोगे। ऐसे दिमाग खराब मत करो। अगर इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, अगर ये दोनों संख्या लगातार वाली है, कैसी है, लगातार वाली है, 3 4 5 6 10 12 1001 1002 इस तरीके से है, तो भाई छोटे वाले नंबर को डबल कर दो बस। अब देखो ये 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर के बीच के नंबर पूछ रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, छोटे वाले का डबल कर दो बस, छोटे वाले का डबल कर दो, कर दो। 2 एकम 2, इकाई अंक 2 आएगा, इकाई अंक 2 इसमें है, इसका तो डबल करने पे तो 892, तो ये तो होगा ही नहीं। क्या कर दिया, इसमें इकाई का अंक 2, यही सही है ना। ये तो 892 डबल करने पे तो 891 से बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी 2 नंबर लगातार दे रखे हो और स्क्वायर दे रखे हो तो छोटे वाले का डबल कर देना, आंसर आ जाएगा आपके सामने। इसे देखो भाई, इसमें फिर पूछ ली माध्यिका। माध्यिका निकालते वक्त सबसे पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको पता है कि सबसे पहले इन्हें हम आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम में लगा लो, तो आरोही क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे आ जाओ। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पर, मैंने देखा 4 से छोटा कुछ है नहीं है, तो पहले ये देखो 4.2, ठीक। 4 के बाद 5 है कहीं नहीं है, 6 है कहीं हैगा, 6.8, 6 के बाद 7 हैगा, 7.5, 7 के बाद 8 हैगा जी, 8.1, 8 के बाद 9 हैगा जी, 9.9, 9 के बाद 10 हैगा जी, 10.8, 10 के बाद 11 हैगा जी, 11.2, और उसके बाद 13.5। ये है जी नंबर टोटल। मैंने क्या कहा था कि इन्हें पहले गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ जो टोटल नंबर है, जितने भी यहाँ पे टोटल आंकड़े वो 8 है। 8 तो एक सम संख्या है, हमें चाहिए होता है बिल्कुल बीच का। मैं तो बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ, फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला को छोड़ दो, मैं बिना फॉर्मूले बता रहा हूँ। जब हम इन्हें आरोही क्रम में सजा लेंगे तो हमें बिल्कुल बीच का चाहिए, बिल्कुल बीच का, बिल्कुल बीच का उठाओगे। कैसे उठाओगे, बिल्कुल बीच का। देखो इधर से एक खत्म कर दो, इधर से एक खत्म कर दो, इधर से अगला खत्म कर दो, इससे अगला खत्म कर दो, इधर अगला तीसरा खत्म, इधर तीसरा खत्म। अब मैं अगर इन दोनों खत्म कर दूं तो बीच में तो मिला ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। तो अब मुझे क्या करा, बिल्कुल बीच का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दूं, बीच का मिल जाएगा, है ना। अगर मैं 8.1 को 9.9 के साथ जोड़ दूं और 2 से भाग कर दूं तो इन दोनों के बीच का नंबर मिल जाएगा। वही क्या है, माध्यिका निकाल लो। 9 और 1 10 की 0 हाथ से लगा 1, 10 और 8 18, दशमलव का दशमलव लगा लो, यहाँ बटे में 2 है भैया, भाग करके 9 आ जाएगा। भाई 2 नाम 18, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूला छोड़ दो। जो बीच में अगर अकेला बच जाता, अगर अकेला बच जाता तो आंसर हो जाता, लेकिन बीच में 2 बच रहे तो उन दोनों को बीच में से निकालो, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, बीच का निकाल दो। चलो आगे आ जाओ। ये देखो समांतर चतुर्भुज का परिमाप आपको दे रखा है 146 और इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज भाई, सम चतुर्भुज कैसा होता है, सम चतुर्भुज होता है ऐसा, ऐसा सम चतुर्भुज होता है ऐसा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और इस तरीके से हो। जैसे स्क्वायर रखा, क्या रखा, स्क्वायर रखा और उसमें हमने लात मार दी, ऐसे वो चला गया, खिसक गया।
समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इसका जो परिमाप है, यानी ये इसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसकी चारों भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है। अब परिमाप क्या होगा, आप कहोगे जी अगर परिमाप चारों भुजा बराबर है तो 4a हो जाएगा, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। ठीक है। इसका एक विकर्ण दे रखा है 55 सेंटीमीटर का, मैं ये कह रहा हूँ यह है विकर्ण की लंबाई टोटल दे रखी है 55 सेंटीमीटर। ठीक। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे बोला, क्षेत्रफल बताओ इसका क्या होगा, क्षेत्रफल बताओ इसका क्या होगा। देखो क्षेत्रफल जो होता है समचतुर्भुज का, ये होता है एरिया इज इक्वल टू d1 इंटू d2 अपॉन 2, यानी पहले विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे 2 कर दो तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा समचतुर्भुज का। ठीक है। एक विकर्ण तो मेरे पास है 55 सेंटीमीटर का, दूसरा निकालना पड़ेगा। दूसरा कैसे निकालू जी, इसको निकालना, इसको इसको कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा 90 डिग्री का आपस में जो विकर्ण होते 90 डिग्री पर काटते हैं। जब ये 90 डिग्री पर काटते हैं तो इसका मतलब ये बन गया भाई आपका राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, समकोण त्रिभुज। तो ये जो भुजाएं विकर्ण का काम करेगी। 55 का आधा कर लो, आधे आधी यानी एक लंबाई ये मिल जाएगी और इसकी हाइट निकाल देंगे, है ना, लंब गुणा आधार होगा इस तरीके से। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो कैसे, यहाँ ए निकाल लो पहले, मुझे पता है इसका जो परिमाप है वो 146 सेंटीमीटर दे रखा है और ये बराबर होता है 4a के, यानी भुजा, और 4 से आप इसे काटोगे तो 4 3 12, कितने पर जाएगा ये, पॉइंट मारा है तो 4 3 12 बचा कितना, 2 26, 4 24 बचा 2 4 5 20, 36.5 आ गया। आगे में भुजा, भुजा आ गई इसकी 36.5, 36.5, ये आ गया विकर्ण। समझना मेरी बात को, 36.5 एक साइड आ गई। 55 का आधा हम करेंगे, अगर 55 का आधा हम करेंगे 27 दूनी 54, यानी 27.5 आ गई ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसे निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस क्या होता है कि विकर्ण के स्क्वायर में से, विकर्ण के स्क्वायर में से माइनस कर दो आधार या लंब के स्क्वायर को, है ना, और टोटल का रूट। पढ़ा है, पढ़ा है, याद है में नहीं याद। अब ये देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा, तो आपको पता है ए प्लस बी यानी 36.5 प्लस एक बार तो जोड़ दो और एक बार घटा दो। भाई जब घटाओगे 36 में से 27 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6 और 3 9 बचेगा। ठीक है, गुणा कर लो, जोड़ लो, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, यानी 64 गुणा 9 आ गया। इसका हमें रूट निकालना। एक बात बताओ, 64 का रूट निकालेंगे 8 आ जाएगा, 9 का रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, यानी 8 दिया 24 सेंटीमीटर, ये आधा विकर्ण आ गया। 24 सेंटीमीटर ये आधा विकर्ण आ गया, 24 ये आएगा तो 24 ये हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें पता चलेगी कि जो D1 था वो तो कितना था, 55 था। ठीक है, और जो D2 है 24 दूनी 48 हो गया, पट्टे में है 2 तो 2 कर लो, आंसर आपके कदमों में आ जाएगा। 2 से काटोगे 24 दूनी 48, और अब कर लो गुणा, भाई 24 पंजे 120 की 0 हासिल लगा 12, और 24 पंजे 120 में 12 जोड़ दोगे तो 132 आ जाएगा, आ जाएगा, यानी 1320 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1320 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना जरा कैसे कर लोगे। भाई ये तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है ये तो, इसे भी नहीं कर पा रहे, इसे नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे, है क्या करोगे। देखो इधर -2 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट दे रखा है 3, माइनस मजला कोष्टक शुरू कर रखा है 3, माइनस छोटा वाला ब्रैकेट शुरू किया 4, -5, और भाई साहब इसको सॉल्व करना। एक बात बताओ, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया, समझना मेरी बात को, मैंने छोटा वाला सॉल्व किया, 4 में से 5 करे तो माइनस का 1 आ गया, -1 और प्लस माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। समझना मेरी बात को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 मैंने लिख दिया।
3 और 1 4 हो गया, यानी इतना सॉल्व करने के बाद इतना आ गया, 4 आ गया। अब ये क्या है, -2, -2 ब्रैकेट में 3 माइनस, और ये देखो 4 यहाँ से ले लिया मैंने, ठीक है। -2 माइनस 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 का कितना आएगा, यहाँ से माइनस का 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा माइनस का, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1 आ जाएगा बाहर। 2 में से 1 माइनस करेंगे, -2 + 1 करेंगे तो माइनस का 1 आंसर हमारे सामने आ जाएगा। माइनस का 1 यानी ये आंसर सही है, माइनस का 1 यानी ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, चलो इस क्वेश्चन बताना जरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण, भाई समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, भुजा की लंबाई ज्ञात करने को बोला। मैंने अभी आपको बताया था समचतुर्भुज कैसा होता, ऐसा होता इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। इसके हमें विकर्ण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, विकर्ण दे रखे हैं कि भाई ये जो विकर्ण है आपका 16 सेंटीमीटर का है, और ये जो विकर्ण है ये 12 सेंटीमीटर का। भुजा हमसे पूछी है, तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बात मैं कहता नहीं हूँ, आपको पता, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले इसको बनाया एक, कि भाई ये 12 का है तो ये तो आधा हो जाएगा, यानी ये वाली भुजा 6 की हो जाएगी, ये भी 6 की हो जाएगी। ऐसे अगर ये 16 का है तो ये 8 की हो जाएगी, और ये भी 8 की हो जाएगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, 6 आ गया 8 आ गया, ये हमें निकालना है। हमको पता है जो कर्ण या विकर्ण होता है, विकर्ण जो होगा वो इसका बराबर होगा छोटी वाली भुजा का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, प्लस बड़ी वाली यानी 8 का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर ही तो होता। विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ही तो होता है। लंब 6 मान लो, आधार 8 मान लो, ठीक है। अब 6 छंग 36 प्लस 8 8 64, और जब भैया स्क्वायर इधर है तो इधर जाएगा रूट में, 36 और 64 को जोड़ेगे तो क्या हो गया आप 100, 100 का रूट निकालोगे 10 आंसर आ जाएगा, यानी इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ये तो होगी एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको ट्रिपलेट ऐसे याद होगा कि भाई 3 4 और 5 ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ गौर से देखो, ये 6 था, ये 8 था, तो ये क्या हो रहा, डबल हो रहा, क्या हो रहा है, डबल हो रहा। तो ये वाली भुजा भी डबल कर दो, 5 2 10 निकल आती सीधी सीधी। अगर देख के ट्रिपलेट आपको याद हो तो आप इसको ऐसे कर लेते, क्योंकि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 आ जाएगा। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 7,000 रुपए चुकाने पड़े, ऋण का मूलधन ज्ञात करो। एक बार बताओ, सबको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट यानी मूलधन होता है, साधारण ब्याज होता है, वो प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100 होता है। आपने कहा जी ब्याज तो 7,000 रुपये दिया तो 7,000 लिख दिया, मूलधन होता पी, और दर दे रखी है हमें यहाँ पे 14, और टाइम दे रखा 5 साल, और बटे में लिख दो भैया 100। क्या करोगे, काट लो। देखो 14 एकम 14, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काट रहा हूँ, कैसे काट रहा हूँ, मैं ऐसे काट रहा हूँ, ये जी 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 500 आ गया, ठीक है जी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 जीरो आ गई। इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दो, ये 2 जीरो जो पटे में 100 है उठ के इधर आएगा, तो ये 2 जीरो यहाँ लग जाएंगी, बराबर आ जाएगा पी, ठीक है, ठीक है। 10,000 आंसर आ गया ऑप्शन बी, 10,000 आंसर आ गया ऑप्शन बी, ठीक है कोई दिक्कत है, अरे है कोई दिक्कत है ना, है ना। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, ये है सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन है, देखना जरा। इन्होंने बोल रखा है एक्स वाई स्क्वायर जेड की पावर दे रखी है -3, और अपॉन में क्या है भाई, वाई की पावर -3, और टोटल की पावर भाई साहब दे रखी है 2। ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे खोल लो, ऐसे खोलो। देखो जब 2 की गुणा अंदर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 की गुणा अंदर करोगे, पहले से कर लो -3 को, कैसे करोगे, -3 कर लो, एक्स वाई स्क्वायर जेड की पावर आ गई 3 दूनी 6 यानी -6 आ गई ऊपर, बटे में 3 दूनी 6 -6 आ गई नीचे, इसकी पावर है वाई की पावर है, ठीक है। और मैंने बताया था जो पावर माइनस की होती है वो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, और ऊपर वाली प्लस की नीचे जाके माइनस की हो जाती है ना।
अगर पावर माइनस की है तो संख्या को पलट दो, पलटने पर माइनस वाली पावर प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है। ठीक है, तो मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, कितनी सी बात कह रहा हूँ कि एक्स की पावर -6 है ऊपर। ठीक है, वाई की पावर 3 दूनी 6 माइनस का 6 दूनी 12 होगी। ठीक है, जेड की पावर -6 होगी। ठीक है, और जेड की पावर, वाई की पावर नीचे -6 है, ऊपर ले आओ तो वाई की पावर +6 होगी। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने अभी क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो पावर माइनस की है वो नीचे जाकर प्लस की हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ एक्स की पावर 6 है तो प्लस की नीचे कर दो, एक्स पावर 6। वाई की पावर 12 माइनस की है, 6 प्लस की है, तो ऊपर माइनस की 6 बची, कितनी बची, -6 बची, तो नीचे ले आओ, वाई की पावर 6 प्लस की हो जाएगी, और जेड की पावर -6 है, नीचे जाएगा प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी 1 बटे एक्स की पावर 6, वाई की पावर 6, जेड की पावर 6। ठीक है, ठीक है ना, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम देंगे विराम। इस क्वेश्चन को देख लो, इसको देख लो, इसे देख लो, सिंप्लीफिकेशन को देखो, इसे एच डब्ल्यू में रख लो, इसे एच डब्ल्यू में रख लो होमवर्क में, अगर कर सको तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, दोनों को लिख लो, रेंट वर्क है भैया, जहाँ आप रहते हैं वहां का वर्क, स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले लो। एक क्वेश्चन तो ये है, ये नहीं है, एक क्वेश्चन तो ये है रेंट वर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है रेंट वर्क, और दूसरा क्वेश्चन ये है भाई रेंट वर्क है, ये रेंट वर्क। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मुझे करेंगे, कैसे करोगे, इसका क्वेश्चन नंबर लिख लो, ये 3 5 7 का रेशियो, इसे क्वेश्चन नंबर डाल लो 19, है ना, आंसर कमेंट में अगर करो तो इसका क्वेश्चन नंबर डाल लो 19, और इस क्वेश्चन नंबर डाल लो 21। ठीक है, इसको कर लेते हैं, करो भाई, कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन दे रखा है x+1, एक ब्रैकेट में है, कोई बात नहीं है, दूसरे में x-1, और उसके बाद x² + 1 दे रखा है। इन दोनों ब्रैकेट को जरा गौर से देखो, देखकर कुछ याद आ रहा, इन दोनों को जरा गौर से देखो, देखकर कुछ याद आ रहा, a+b और a-b बनना, a+b होता है a² - b², एक का स्क्वायर कर लो या मत करो एक ही बात है, आगे से उतार लो। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को फिर देखो, a+b और a-b, a+b और a-b तो आपको पता है, अभी बताया जी आपने, a² - b² होता, तो मैं अगर a² इसे मान लें एक्स की पावर 2 का स्क्वायर, है ना, माइनस वाई यानी 1 की पावर 2 कर लो, एक्स की पावर ये तो होगी 4 और -1। ठीक है, ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन कौन सी हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, कहीं कोई डाउट रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आपको क्लास, कैसा लगा तरीका। ठीक है, ओके, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, एग्जाम होगा, चिंता मत करो। ओके, बाय 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 बाय।